प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें आपके पाठ्यक्रम में निहित पाठ रहीम उसके जो पद है आपके दिए हुए उसकी जो काव्य कला है पद है और उस पदों के आधार पर जो काव्य कला है उसके बारे में उसकी विशेषता को जानेंगे। काव्य कला की विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपकी कौन कौन सी मुख्यतः उनके काव्य पक्ष में काव्य कला में कौन कौन सी विशेषता निखर के आती है, बाहर निकल के आती है। देखिए, काव्य के कला पक्ष के अंतर्गत परंतु भाषा शैली, छंद, अलंकार तथा प्रतीक योजना का विवेचन किया जाता है। यानी कला पक्ष में भाषा शैली, छंद, अलंकार और उसकी भाषा कैसी है, प्रतीक कैसे दिए गए हैं, उनका मुख्य तौर पर अध्ययन किया जाता है। तो रहीमदास जी के इसी आधार पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे उनकी भाषा शैली। रहीम के काव्य में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया है? रहीम के काव्य में ब्रज और अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। ब्रज और अवधी भाषा, उनके दोहे, सोटे, सवैये, कवित्त, पद ब्रज भाषा में है। इनके सभी बरवे अवधी भाषा में है। इन्होंने खड़ी बोली में काव्य की रचना की है। बदनाष्टक खड़ी बोली में रचा गया है। साथ ही इसमें शुद्ध संस्कृत, फारसी तथा बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। रहीम अपने समय के प्रसिद्ध भाषाविदों में अग्रणी थी। उन्होंने उस वक्त तुर्की, पश्तो, फारसी, संस्कृत का अध्ययन कर लिया था। इनको बहुत ही अच्छा इन भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। साथ ही उन्हें पंजाब, सिंध, दक्षिण भारत के भागों में रहने का अवसर मिलने से क्षेत्रीय भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान हो गया था। यानी अलग अलग प्रांत में जब उनका निवास रहा तो वहाँ की भी भाषा और बोली वो समझने लग गए थे। उनमें भी उनकी एक तरह से पकड़ हो गई थी। बहुभाषा ज्ञान के कारण रहीम ने अपनी कविता में विभिन्न भाषाओं का एक साथ प्रयोग भी किया है, जो कि एक तरह से वैचित्र्य उत्पन्न करता है। जहां जहां रहे वहां के जो अच्छे लगे उनको शब्द, जो भाषा के उसमें काव्य के अनुसार अच्छे लगने वाले थे, उन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसके अंश से वैचित्र्य उक्ति भी वहां पर देखने को मिलती है। तो रहीमदास जी ने उनकी पर भी एक तरह से भाषा शैली काफी उनकी उन्नत बन पड़ी है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा शोषण के कारण से भाषा भी व्यक्ति में सक्षम थे। इनके काव्य प्रसाद माधुर्य गुण की प्रस्तुतता रही है। शैली की दृष्टि से रहीम ने मुक्तक शैली, अनवधि शैली, व्यंग्य शैली, वर्णनात्मक शैली तथा भावात्मक शैली का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया है। इनकी प्रबोधन शैली अत्यंत चमत्कारी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि रहीमदास जी भाषा शैली की दृष्टि से इनके जो काव्य है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, स्तुति योग्य है। और इनके जो काव्य है वो वास्तव में उस वक्त के तत्कालीन जो पाठक थे, आज भी पाठक जब पढ़ते हैं तो एक तरह से निश्चित तौर पर उनको सीख मिलती है, संदेश मिलता है। काव्य कला की दृष्टि से हम दूसरा जो बिंदु हम रहीमदास जी के पदों में देखने की कोशिश करेंगे वो है छंद विधान। हालांकि रहीमदास जी ने अधिकतर दोहा छंद का प्रयोग किया है, परंतु उनके बरवे छंद अत्यंत समादरणीय है, आदरणीय है। ऐसा कहा जाता है कि रहीम के बरवे छंद से आकृष्ट होकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े रामायण की रचना की। अंदाजा लगाइए, तुलसीदास जी उनसे शिक्षा ले रहे हैं, एक प्रेरणा ले रहे हैं, और उन्होंने उनके बरवे देखकर, रहीमदास जी के बरवे देखकर बरवे रामायण की रचना कर दी। श्रृंगार सोरठ में रहीम ने सोरठस छंद को अपनाया है, तो मदनाष्टक में मालिनी छंद का प्रयोग किया है। उन्होंने सविया, गणाक्ष
इत्यादि छंदों का प्रयोग किया है। रहीम ने संस्कृत के श्लोकों की भी रचना की है। इनका छंद विधान प्रशस्य है। उसमें नाद, सौंदर्य, गति, यति आदि का पूरा ध्यान रखा गया है। इनके दोहों में भाषागत कुछ शिथिलता अवश्य है, परंतु शब्दों की अनावश्यक तोड़ मरोड़ नहीं है। यानी शब्दों को बिना वजह से इन्होंने तोड़ा मोड़ा नहीं है। कुछ शीतलता जरूर प्रदान करती है अपने पदों में, लेकिन तोड़ा मरोड़ा अनावश्यक रूप से नहीं तोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से काव्य शैली की दृष्टि से यानी काव्य कला की दृष्टि से इनका जो तीसरा जो एक विशेष गुण नजर आता है, यानी इनके पदों को हम देखेंगे तो अलंकार योजना के तहत इनके एक तरह से इनके काव्य में विशेषता नजर आती है। अलंकार योजना काव्य में शब्दगत तथा अर्थगत चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। रहीम ने अतिशय चमत्कार से दूर रहने की कोशिश की है। उनके काव्य में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और स्वभावोक्ति अलंकार के सहज प्रयोग देखने को मिल जाते हैं। इनके दोहों में दृष्टांत अलंकार की भरमार है। यहाँ पर कुछ उदाहरण अपन देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जबरदस्ती अलंकार को अपने काव्य में डालने की कोशिश नहीं करते। कदापि ये नहीं कहते कि मैं अलंकार के लिए ही किसी काव्य का इन पदों का रचना करना होगा, ऐसा नहीं सोचते। स्वाभाविक रूप से यदि कोई अलंकार बन पड़ा और आ गया तो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको भारी बना दे, उस पद को गरुड़ बना दे, रूढ़ बना दे और वो फटने में ही एक से भार महसूस हो। ऐसा रहीमदास जी ने बिल्कुल भी नहीं किया। जैसे अनुप्रास का उदाहरण इन्होंने दिया है, के गुण खांसी खुशी बेद तिथि मदपान रहीम ने दावे ना दबे जानत सकल जहान। ऐसा ही दृष्टांत यहाँ पर है। रहीम देखी बड़ेर को लघु न कीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी। इसी प्रकार से रूपक का भी इन्होंने उदाहरण दिया है। रहीमन मैंने तुरंत चलियो पाव कमाई विपत्ति कसौटी जय कसे तेई साचे मीत। यानी कि मित्रता के बारे में भी इनको एक तरह से रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से मित्र होना चाहिए। इसी प्रकार से आप आगे देखिए काव्य कला की दृष्टि से इनकी जो विशेषता नजर आती है वो चौथा बिंदु है अप्रस्तुत विधान। अप्रस्तुत विधान कविताजी काव्य में पारिभाषिक एवं आध्यात्मिक प्रतीकों को अपनाया गया है, लेकिन रहीम के काव्य में वैसी रहस्यानुभूति नहीं है। इस कारण रहीम का काव्य प्रतीक योजना से मुक्त है, परंतु इसमें प्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत की व्यंजना अनेक स्तरों पर दिखाई देती है। कहीं पर प्रस्तुत कथन से अप्रस्तुत की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। यहाँ पर एक कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से रहस्यवाद की स्थापना एक रहस्यवाद को दर्शाते हुए कबीरदास जी ने पदों की रचना की है, काव्य की रचना की है, ऐसा इन्होंने नहीं किया है। लेकिन कहीं कहीं पर इस प्रकार से उदाहरण इनके काव्य में देखने को मिल जाते हैं। देखिए कि दोहा यहाँ पर दिया गया है, रहीमन राज सहाय शशि सम सुखद जो होय, कहा बापुरो भानु है तपे तरेर होय। यहाँ पर एक तरह से सूरज की और चंद्रमा की विशेषताओं का वर्णन किया है कि अपना अपना काम है और अपने काम के हिसाब से इनको उपमा यानी कि उनके एक तरह से विशेष स्थान दिया जाता है। इस प्रकार से इस कथन से एक तरह से ये निकल के आता है कि सम्राट अकबर के समन्वयात्मक व्यक्तित्व शासन नीति की सशक्त व्यंजना की है। अप्रस्तुत से प्रस्तुत की व्यंजना भी इन्होंने किया है। धनी रहीम गति मीन की जल विचुत जी जाए, जियत कंज तजी अनत बसी, कहा भोर को भाई। इस प्रकार से उन्होंने एक तरह से सच्चे मित्र और स्वास्थ्य मित्र, सच्चा मित्र और स्वार्थ से भरपूर स्वार्थ से पूर्ति वाला जो मित्र है उनके आचरण की भी यहाँ पर सशक्त व्यंजना की है। एक तरह से रहीमदास जी ने अप्रस्तुत विधान के द्वारा कई ऐसे प्रयोग
ये है जो कि अप्रस्तुत विधान के द्वारा प्रस्तुत जो दिखने में आ रहा है उनकी वेदना उनके पदों में की गई है। तो हम संक्षेप में यही कह सकते हैं कि रहीमदास जी काव्य प्रतिभा के बहुमुखी धनी थे, यानी कि उनमें बहुमुखी प्रतिभा थी और उनके काव्य में भाव पक्ष में व्यवहारिक नीति, भक्ति, प्रेम आदि भावों का सुंदर समावेश किया गया है, जिसे लोकानुभव प्रचुर मात्रा में है। कला पक्ष की दृष्टि से रहीम का काव्य सरस, सरल व अलंकृत है। उन्होंने ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में काव्य की रचना की है। मुक्तक शैली में विविध छंदों का प्रयोग किया है। रहीम का रीतिकालीन काव्य के लिए पृष्ठभूमि बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, योगदान रहा है। यानी जो रीतिकालीन काव्य जो आया है वो एक तरह से रहीमदास जी के काव्य पर ही आधारित है। एक तरह से रीतिकालीन जो काव्य है उनमें रहीमदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें रीतिकालीन काव्य में रहीमदास जी का इसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। रीतिकाल में यदि रहीमदास जी को हटा दे तो रीतिकाल शून्य हो जाता है, बिल्कुल एक तरह से नहीं रह पाता है। तो रीतिकाल में एक प्रमुख जो कवि रहे हैं वो रहीमदास जी रहे हैं और इनके इर्द गिर्द ही बाकी कवि अपना स्थान रख पाते हैं। उनके सामने वो एक तरह से गौण साबित होते हैं। आगे के हमने आज देखा कला पक्ष विशेषता, आगे हम दूसरा प्रश्न अपन देखने की कोशिश करेंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद, आप इनका अध्ययन कीजिए।